गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं इसके बाद करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता हूँ और आप जो है NCERT की बुक लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेशन इन द ह्यूमन्स आर, है ना, कि मेन पार्ट जो डाइजेशन के क्या क्या हैं, लिखना चाहे लिख लीजिए। फर्स्ट आपका है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। ओके, राइट करते जाइए साथ साथ में, फिर लिख लीजिए एक बार, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। इसके बाद पार्ट बी है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी एज, आंसर लिख दिए लिवर। पार्ट सी है आपका, द स्टोमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड के बाद ब्लैंक खाली जगह लिख दीजिए वहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस विच एक्ट ऑन फूड। पार्ट डी है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ, बताया था, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विली। ठीक है। पार्ट ई है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल, है ना, तो अमीबा जो है क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है कहाँ पर, फूड वैक्यूल के अंदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर है ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स वाले ध्यान सुनना क्या है, सिर्फ ट्रू फॉल्स का आपको टिक लगाना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ट्रू फॉल्स में है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक, यानी कि डाइजेशन जो है वो कहाँ पर हमारे स्टोमक में स्टार्ट होता है। स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, तो क्या कहेंगे कि जो डाइजेशन है जो स्टार्च का वो कहाँ पर हो जाता है, वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या लिख रहा है, स्टोमक से। तो ये फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इसके बाद देखो स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करता हूँ। ये हमारा है कि द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, जो टंग यानी कि हमारी जीभ है, ये क्या करती है, सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। बिल्कुल सही बात है, राइट। इसके बाद पार्ट सी द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल, गॉल ब्लैडर है जो बाइल को स्टोर करता है, बाइल जूस को, बिल्कुल सही है। फोर्थ है आपका, द रेमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट्स फॉर द सम टाइम, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट आपका फॉल्स है, बाकी तीन के तीनों आपके क्या हैं, राइट हैं, ट्रू हैं। ठीक है, पहला फॉल्स है, बाकी तीन आपके ट्रू है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सर्च आउट करना है। जो आपका फर्स्ट हमारा पार्ट ए है, जिसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या पूछा गया है, पार्ट बी में आप देखिए, पार्ट बी का जो क्वेश्चन पूछा गया है, पार्ट बी में हम कह सकते हैं कि मैं कह रहा है कि फैट इज कम्प्लीट डाइजेस्टेड इंदा। ठीक है, तो फैट जो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टेड किस में होता है, कंप्लीट डाइजेस्टेड होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा पार्ट, इसका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद थोड़ा बहुत फूड बचता है, वो कहाँ हो जाता है, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, अभी समझाया था। वैसे तो कंप्लीट डाइजेशन अगर पूछा जाएगा तो केवल क्या बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फूड कंपोनेंट्स जो आपके हैं उसकी मैचिंग करवानी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है, शुगर बनता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की मैचिंग कर दो शुगर से। नेक्स्ट आपका प्रोटीन्स, प्रोटीन की मैचिंग किससे करनी है, अमीनो एसिड से करनी है। फैट की मैचिंग करनी है आपको, फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल्स। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वाट आर विली, है ना, वाट इज द दियर लोकेशन एंड द फंक्शंस, विली क्या है और विली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं विली, बताइए। सीधी सी बात है, विली अभी बताया तुमने, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, मैं आंसर बोल रहा हूँ कि द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या कहा था हमने कि द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो इनर वॉल होते हैं उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। और विली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विली आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और विली का क्या काम होता है, विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विली जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। और विली का काम क्या होता है, विली का काम होता है फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, विली एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल। यही आंसर लिख लीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट। यानी कि बाइल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और किस कंपोनेंट को बाइल डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ठीक है, हम आंसर देख लेते हैं। बाइल कहाँ बताया था, बाइल जो प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर। आंसर इसका हो जाएगा लिवर। बाइल इज प्रोड्यूस इन द लिवर, ठीक है। और ये बाइल स्टोर कहाँ पर होते हैं, बाइल स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। और बाइल जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। और बाइल का काम होता है डाइजेस्ट फैट। बाइल जो है फैट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। पूछा गया ना बाइल किसको डाइजेस्ट करता है, तो बाइल जो है फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि नेम द कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट द ह्यूमन बींग्स। यानी कि आपको जो है ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताना है जिसको जानवर तो पचा सकते हैं, जानवर डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंसान उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है, ठीक है। तो आंसर लिख लीजिए इसका सेल्यूलोज, CELLULOS, ठीक है। सेल्यूलोज जो है इसको क्या करते हैं, जानवर तो डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्योंकि ह्यूमन जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं को हम जो है रेम्यूनेंट्स भी कह देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रेम्यूनेंट्स बट नॉट बाय द ह्यूमंस, ठीक है। तो ये तो हाँ बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम इंस्टेंट का मतलब ग्लूकोज जब हम लोग पीते हैं ना तो उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी, बहुत ही तुरंत एनर्जी क्यों मिल जाती है और कैसे मिल जाती है, तो ये मैं बात कर लेता हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। क्या कहेंगे, ग्लूकोज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड सो इट प्रोवाइड द इजिली एनर्जी एंड इट इज़ द इंस्टेंट एनर्जाइजर। कहेंगे कि ग्लूकोज क्या है, कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, देयरफॉर इट ब्रोकन डाउन इजिली एंड प्रोवाइड एनर्जी, राइट। इस तरह आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात कर लेता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में फटाफट करेंगे स्पीड में। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आप लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड पार्ट का बक्कल कैविटी यानी कि माउथ, थर्ड पार्ट आपका है स्टोमक, फोर्थ पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जल्दी करिए, फिफ्थ पार्ट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन। वीडियो फास्ट अगर हो रहा हो तो थोड़ा पॉज करके उसको कर लेना, ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड है बक्कल कैविटी, थर्ड आपका है स्टोमक, फोर्थ है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देख लेते क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये कहता है कि राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा में और ह्यूमन बींग्स में, आपको एक सिमिलरिटी बतानी है जो ह्यूमन बींग्स में भी होता हो और अमीबा में भी हो, एक डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं कि सिमिलरिटी ये होती है कि बोथ द अमीबा एंड द ह्यूमन यूज डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट। अब होता क्या है कि सिमिलरिटी ये है कि चाहे ह्यूमन बींग्स हों या फिर अमीबा हो, दोनों में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टिव जूस फूड को डाइजेस्ट करते हैं इन द ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो इन द अमीबा, राइट। तो क्या कहेंगे, फर्स्ट सिमिलरिटी हो गई कि इन ह्यूमन बींग्स एंड द अमीबा बोथ कंटेन द डाइजेस्टिव जूस एंड दीज डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट द फूड मटेरियल। डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन नीड्स टू च्यू द फूड वेयर द अमीबा देयर इज नो च्यूइंग, यानी कि
अब ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में फूड मटेरियल को चबाने की आवश्यकता, दांत हो ना, टीथ दिख रहा, टीथ, इनसे क्या होता है फूड मटेरियल हम लोग चबाते हैं ना, च्यूइंग करते हैं। लेकिन अमीबा फूड मटेरियल को च्यूइंग नहीं करता, वो डायरेक्ट क्या होता है डाइजेस्ट करता है, राइट। तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने देखा कि मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकेंड, यानी कुछ कंडीशन दे रखी हैं, आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड की मैचिंग करवानी है, ठीक है। तो एक एक करके हम कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड की मैचिंग देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक। तो आपको लिखना है उसमें जो है, जो आंसर हमारा हो जाएगा कि फर्स्ट जो ए है, ए की मैचिंग कर दो आप थर्ड से, बी की मैचिंग कर दो फोर्थ से, ठीक है। और उस तरह से आप जो है डायग्राम वगैरह शो करके दिखा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 में जो है वही डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम वगैरह बनाना है, तो वो आप बना हुआ मैंने उसमें पहले वाले वीडियो में बना हुआ, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कैन यू सर्वाइव ओनली ऑन द रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास एंड डिस्कस। ये कह रहा है कि क्या आप केवल जो घास पत्तियां वगैरह जो खा के जिंदा रह सकते हैं। भाई सीधी सी बात है कि जैसे ग्रास है, जैसे जानवर हैं, जानवर में क्या होता है, उन्हें आप कुछ भी मत दीजिए, घास वगैरह देते रहिए, उन्हीं को खा करके जिंदा बने रहेंगे, ठीक है। क्या आप जिंदा रह सकते हैं? सीधी बात सोचो, घास दे दी जाए, पत्तियाँ दे दी जाए, आप नहीं रह सकते हैं, सीधी बात है, नहीं रह सकते ना। क्यों नहीं रह सकते हैं? बिकॉज जो है हम लोगों को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी जैसे फूड मटेरियल है, चपाती खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सारी चीज़ें। वी नीड द कंप्लीट बैलेंस ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जबकि रॉ जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। जो वेजिटेबल्स हैं या हरी सब्जियां हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे घास वगैरह है या जो चारा वगैरह होता है ना, जो बरसीम जो जानवर खाते हैं, उनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और दैट सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अस, और हम लोग उस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जानवरों के पास उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो हम कहेंगे देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन द लीफ एंड द ग्रास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Like, subscribe and share this channel to your friends. Thank you. Good morning students, myself Karan Singh, IIT GATE, SINET, TIFOT. You are once again most welcome for in our channel Chemical Guru. If you are new visitors to subscribe our channel. So my dear students, the electrochemistry is going on in this channel. So first of all we will take the Debye-Heckel. In this Debye-Heckel topic we explain all the concept. Today we will learn how to solve the numericals. So first numerical we will take, for an aqueous solution at 25 degree Celsius the Debye-Heckel limiting law is given by, means आपसे Debye-Heckel limiting law पूछा गया है कि which expression represent the Debye-Heckel limiting law. ओके, सो log डाउन प्लस माइनस 0.5 Debye-Heckel limiting law में आपको बताया था क्या है कि माइनस आगे आना नेसेसरी था, हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले। तो देखो यहाँ पर भी माइनस नहीं है, ये दो ऑप्शन तो डायरेक्टली हट गए, थर्ड आ जाओ। तो Debye-Heckel लॉ में क्या था, ये म्यू यहाँ पर जो है आयनिक स्ट्रेंथ है, तो log डाउन प्लस माइनस इक्वल टू माइनस 0.509 z पॉजिटिव z नेगेटिव अंडर रूट म्यू इज द आयनिक स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ऑप्शन जो आपका डी है, डी में देखो म्यू स्क्वायर कर दिया, जबकि हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तो म्यू इसमें जो है आपका स्क्वायर नहीं लिया था। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जून 2011 में पूछा गया था। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है कि Debye-Heckel स्क्रीनिंग लेंथ के इनवर्स इज मेजर ऑफ साइज ऑफ डिफ्यूजेस आयन क्लाउड अराउंड एन आयन प्रोवाइडेड, और मुझे एक वैल्यू दे रखी है 2 स्क्वायर Na/ε0 kVt इक्वल टू 30। इसकी वैल्यू मींस इतने पोर्शन की वैल्यू 30 है, ये ध्यान रखना, यानी कि जो इतना पोर्शन गिवन है ये वाला इतना, इसकी वैल्यू मुझे 30 गिवन है। At the 298 Kelvin, which of the following value of K inverse is true for the 0.03 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। आपको ध्यान रखना सॉल्यूशन किया लिया आपने Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, और इसकी जो कंसंट्रेशन कितना है 0.03, ठीक है।
एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको गिवन है। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो भी आप लिख लीजिए, यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें ऑप्शन गिवन है 10/9, ऑप्शन नंबर ए है 10/9 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 9/10, ऑप्शन नंबर बी इज 9/10 एंड द ऑप्शन नंबर सी है 10√2/9 10√2/9 एंड ऑप्शन नंबर डी है 9/10√2 9/10√2। ये सभी नैनोमीटर में है, नैनोमीटर 2, ठीक है, नैनोमीटर। ओके, अब देखो हम सॉल्व करते हैं क्या पूछा गया, पहले समझ लो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। तो डिवाइकल स्क्रीनिंग लेंथ, आपको डिवाइकल स्क्रीनिंग लेंथ निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट डिवाइकल स्क्रीनिंग लेंथ मेजर फॉर द साइड डिफ्यूज आयन क्लाउड अराउंड एंड द आयंस प्रोवाइडेड 2 स्क्वायर Na एप्सिलॉन केवीटी 30 वैल्यू दे रखी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ K इनवर्स, इसकी वैल्यू पूछी गई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ K इनवर्स मींस K इनवर्स की कौन सी वैल्यू इसके साथ सेटिस्फाइड करेगी। चलिए अब हम सबसे पहली बात आपसे K इनवर्स पूछा गया, राइट। सिंपल सा फार्मूला लगाइए K इनवर्स के लिए। K इनवर्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r KBT अपॉन 2 E स्क्वायर NAI। उस पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया है टोटली, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। और टू द पावर 1/2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इनवर्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KB अपॉन 2 E स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा NA होल टू द पावर, यहाँ लिख देंगे आप 1/2 इंटू एप्सिलॉन r T अपॉन, यहाँ लिख सकते हैं I टू द पावर 1/2। अच्छा एक बात सोचो, यहाँ पर देखना 1/2 का मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या लगा सकते हैं 1/2 की पावर मतलब क्या होता है अंडर रूट, ये आप यहाँ पर अंडर रूट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सीधी सी बात है कि एप्सिलॉन नॉट केवी अपॉन 2 E स्क्वायर अपॉन Na। यहाँ पर क्या है 2 E स्क्वायर Na अपॉन एप्सिलॉन नॉट KBT, यहाँ पर टी और ले लो, ऐसा कर लो क्या टी, यहाँ साथ में टी ले लो, टी को यहाँ से निकाल दो। टी एक्चुअली कांस्टेंट उन्होंने कर दिया तो इसलिए हमने ले लिया। कांस्टेंट है 298 केल्विन, कहाँ गया 298, ये है 298 केल्विन कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमने ले लिया। अब देखो तो इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू इससे कंपेयर करो ना। अब यहाँ पर 2 E स्क्वायर Na अपॉन एप्सिलॉन नॉट KBT है और ये 2 E स्क्वायर इसमें क्या है नीचे है, तो इसकी वैल्यू 30 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/30। भाई इसको उल्टा कर दिया ना, इसको रिवर्स कर दो तो ये 1/30 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/30। ये हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू यूज करेंगे। अब देखो यहां से आते हैं K इनवर्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या यूज करेंगे 1/30 इंटू एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r की वैल्यू सिंपल सी गिवन है 100 है, तो ये हो गए हमारे 100 अपॉन, इसके बाद क्या है I। अब प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी सी हमें क्रिएट हो गई, I की वैल्यू नहीं गिवन है, तो चलिए मैं इसको इधर से सॉल्व कर देता हूँ I की वैल्यू। और सॉल्यूशन कौन सा किसका Na2SO4 का, Na2SO4 है ना, ये आपका सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। और चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। वैसे तो हमारे अंदाज से इसकी वैल्यू जो है 0.09 आनी चाहिए थी, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। इसको हमने किया यहाँ से 2Na पॉजिटिव प्लस है ना SO4 2 निगेटिव, तो इसको कितनी है 0.03 और इसमें 2 इंटू 0.03 इंटू यहाँ पर 0.03 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो I की वैल्यू I इक्वल टू 1/2 समेशन CI ZI का स्क्वायर हमने लिया था, तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 Z1 का स्क्वायर प्लस C2 Z2 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर प्लस सर लिया तो I इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/2 और 1/2 यहाँ से देखते चलना आ रहा C1 कंसंट्रेशन कितना है, इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 इंटू और I 21 इंटू C Z का मतलब कितना है यहाँ पर देखो सीधी बात देखो ना, Z कितना है +1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0.03 इंटू चार्ज कितना है -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा I इक्वल टू 1/2 इसका 0.06 प्लस ये 2 या 4 कितना हो जाएगा वो 2 या 4 4 3 या 12 का मतलब हो जाएगा जाकर के हमारा कितना हो जाएगा 0.12 आ जाएगा, ठीक है। 0.12 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा 0.09 आ गया, ठीक है। I की वैल्यू कितनी हो गई 0.09।
अब यहाँ पर हम 0.09 इसको डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई की जगह कितने थे 0.09, ये थी ना आई, कहाँ पर थी फॉर्मूले ये वाली आई, और इसका क्या लगा दिया अंडर रूट का है पावर 1/2 का, एक ही बात है। अब देखो तो यहाँ से करेंगे k इनवर्स इक्वल टू 1/30 इंटू, अगर हम इसको एक काम कर लें थोड़ा सा जो है कि इसमें से इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा 10, और इसका कितना निकलेगा 0.3, ये निकलेगा 0.3, तो 10 से 10 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये k इनवर्स इक्वल टू निकल के आएगा हमारा। अब कितना हो जाएगा देखो, पॉइंट यहाँ से हटाओ, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगाएंगे तो ऊपर का मतलब 10 हो जाएगा, तो 10/9 नैनोमीटर, ये हमारा k इनवर्स की वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगी। क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल आप समझ देख लेंगे, देख चेक करता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये आंसर आपका आ गया 10/9 नैनोमीटर, इसका मतलब हो गया जाके ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। आई होप दैट ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मेन एजम्पशंस इन्वॉल्व इन द डेरिवेशन ऑफ डिवाई-हैकेल इक्वेशन। ठीक है, पूछा गया कि डिवाई-हैकेल इक्वेशन जब हमने शुरू में पढ़ाई थी है ना, आपने फर्स्ट वीडियो देख रखा है ना, डिवाई-हैकेल इक्वेशन के जो मेन एजम्पशंस है वो क्या है, व्हाट आर द मेन एजम्पशंस मींस लिमिटेशंस, मेन एजम्पशंस मींस लिमिटेशंस ऑफ डिवाई-हैकेल इक्वेशन। सो 3 लिमिटेशंस थी, क्या बताया था, एक तो हमने बताया था पॉइजन इक्वेशन, सेकंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और प्लस माइनस ZE5 वेरी वेरी लेस देन KVT, यही आपको बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4, द पोटेंशियल इन द डिवाई-हैकेल थ्योरी, और डिवाई-हैकेल थ्योरी के लिए हमने कहा था कि इक्वेशन याद रखनी कौन सी वाली, डिवाई-हैकेल थ्योरी के लिए ऑप्शन था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल साई इक्वल टू A इंटू e टू द पावर माइनस KR अपॉन R, ये इक्वेशन बताई थी हमने आपको। सो ये आपकी डिवाई-हैकेल थ्योरी के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कौन सा ऑप्शन है, पोटेंशियल इन द डिवाई-हैकेल थ्योरी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, मींस साई किसके प्रोपोर्शनल है, साई प्रोपोर्शनल टू दिस, यानी e टू पावर माइनस KR अपॉन R। अब समझ लो कहाँ पर आ रहा है, ये xp का मतलब e की पावर है, तो e टू पावर माइनस KR अपॉन R, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है, ये पहले इस तरह पूछे जाते थे, अब कैसे आते हैं वो सारे हम सॉल्व कराएंगे। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट आयनिक स्ट्रेंथ, ये बहुत ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। आयनिक स्ट्रेंथ, ओके, आयनिक स्ट्रेंथ फॉर 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का मोलर सॉल्यूशन दे रखा है एंड 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द Na2SO4। इसके लिए आपको क्या करना है, आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? और आयनिक स्ट्रेंथ का हमने जो फार्मूला आपको बताया था, सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, और आयनिक स्ट्रेंथ का फार्मूला एप्लीकेशन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज आयनिक स्ट्रेंथ की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी जाती है। चलिए देखते हैं, तो फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं ए के लिए। और ए मींस कितना था 0.01 मोलर 0.01 मोलर NaCl का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वैल्यू लगाई, देखिए NaCl को आप करेंगे तो यहाँ से Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 0.01 I इक्वल टू 1/2 समेशन CiZi स्क्वायर, I इक्वल टू 1/2 समेशन 1/2 C1 Z1 स्क्वायर प्लस C2 Z2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 I इक्वल टू आ जाएगा 1/2 C1 द 0.01 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस C1 -1 इंटू माइनस 1 नहीं 0.01 इंटू -1 का स्क्वायर, I इक्वल टू 1/2 0.01 प्लस यहाँ से आ जाएगा 0.01 इट इज I इक्वल टू 1/2 0.02/2 डिवाइडेड बाई I इक्वल टू 0.01। I की वैल्यू कितनी आ गई 0.01 का मतलब सबसे पहले देखो 0.01 इसमें भी है, इसमें भी है ना, उसमें भी है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक पॉइंट इसका बी पार्ट का भी निकाल लो। तो बी पार्ट के लिए देखो
बी पार्ट में दे रखा है, कौन सा निकालना है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, डिसोसिएट कर लो Na2SO4 दैट इज 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 0.01 2 into 0.01 I equal to 1/2 summation Ci Zi square equal to I equal to 1/2 Ci, that is the 0.02 into Na positive 1 का स्क्वायर प्लस 0.01 into -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे यहाँ से I equal to 1/2.02 प्लस 2 to 4 0.04 that is I equal to 1/2 here 0.06 डिवाइड करेंगे 2 3 से I equal to 0.03। So the correct answer is 0.01 and 0.03. The answer is 0.01 and 0.03. Option number B is the correct answer. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। आपको करना क्या है, जब भी कभी यूनिवैलेंट सॉल्यूशन हो, NaCl कैसा है, यूनिवैलेंट है, 1:1 का अगर सॉल्यूशन है तो जितनी उसकी कंसंट्रेशन होती है वही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ होती है। 0.01 इसका कंसंट्रेशन है तो देखो 0.01 इसकी आयनिक स्ट्रेंथ है। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर इस टाइप का सॉल्यूशन हो कि 1:1 का सॉल्यूशन है तो जितनी उसकी कंसंट्रेशन है उतनी ही उसकी क्या होती है, आयनिक स्ट्रेंथ होती है। इस तरह से निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी तरीका ये होता है, अगर आपका 2:1 का इलेक्ट्रोलाइट हो, क्या हो 2:1 या फिर 1:2, ध्यान रखना 2:1 या फिर 1:2 का इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या हो जाता है, तो इस केस में 3 into कंसंट्रेशन। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कितना था, 0.01 था, 3 का मल्टीप्लाई कर देते 0.03। तो मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ डायरेक्ट, आप भी आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई होप दैट ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2 aqueous solutions of 1:1 electrolyte systems A and B, that is we have 2 electrolytic solution। आपके पास 2 electrolytic solution है at different temperatures Ta and Tb and Ca and Cb and the concentrations। और 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने A मान लिया और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, B मान लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन A और B हैं, कह रहा है कि A के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या है, TA है, और B के लिए टेम्परेचर क्या है, TB है, और A के लिए कंसंट्रेशन क्या है, Ca है, B के लिए कंसंट्रेशन क्या है, Cb है। ये बात कही उसने। अब कह रहा है कि their डिवाई लेंथ विल बी इक्वल, उनकी डिवाई लेंथ कब होगी, इसमें से कौन से रिलेशन को हम सेटिस्फाइड करवा दें कि डिवाई लेंथ उनकी इक्वल हो जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल है, ये जून 16 में पूछा गया था। ठीक है, ये जून 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं, देखो TACS की जो टेम्परेचर कंसंट्रेशन है, सीधी सी बात है, हम सिंपल सी बात करते हैं डिवाई के लेंथ की। डिवाई के लेंथ क्या होता है, K इनवर्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r KBT अपॉन 2e स्क्वायर NaI होल टू द पावर 1/2। अब एक बात सोचो कि इसमें क्या है, हमें बात की गई टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, दोनों में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो बाकी की वैल्यू हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो K इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r KB अपॉन 2e स्क्वायर Na, और यहाँ पर I क्या ले लिया हमने, I। ऐसे ही बात और सोचो, I इक्वल टू जो होता है ना, I क्या होता है, I इक्वल टू 1/2 समेशन Ci Zi स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, I किसके, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ पर हम I की जगह क्या रख देंगे, C रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस I की जगह हमने C रख दिया। तो अभी चलो मैं इसको यहाँ पर I ही रखता हूँ और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, इतना करके इसकी पावर 1/2 इंटू और T अपॉन ये I की जगह हमने लिख दिया C की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट। अगर हम कहें 1/2, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, कैसे कि K
के इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स फॉर ए, किसके लिए, ए के लिए जो के इनवर्स हो जाएगा तो इतना तो कांस्टेंट, इसको हटा दो तो हमें हो जाएगा टी अपॉन सी, यानी कि टी ए अपॉन सी, अंडर रूट में क्या हो जाएगा टी ए अपॉन सी ए। ये किसके लिए है, ए के लिए हमारा जो है के इनवर्स की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। इसके लिए अगर हम निकालेंगे सिमिलरली देखो के इनवर्स अगर हम बी के लिए निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा सिंपली जो है टी वी अपॉन सी वी अंडर रूट में ये निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये दोनों, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगी, दोनों कब इक्वल होंगी, आप दोनों को इक्वल रख के देख लो कब होगा। सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि अंडर रूट टी ए है ना, अंडर रूट टी ए अपॉन टी वी, अंडर रूट टी ए अपॉन टी वी, सॉरी टी अपॉन सी आएगा ना, टी अपॉन सी ए, ये इक्वल टू कैसे आएगा, टी वी अपॉन सी वी, दोनों इक्वल वैल्यू कब होगी। अब क्या करेंगे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो एक बात सोचो, ऑप्शन रखो, टी ए की जगह 2 टी रखो, देखो ध्यान से, टी ए की जगह 2 टी रखेंगे, सी ए की जगह 2 सी रखेंगे, टी ए की जगह क्या रखा 2 टी और सी ए की जगह 2 सी, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा टी अपॉन सी ए। भाई सीधी सी बात देखो, मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ। चलिए अगर मैंने इसको रख के रख दिया, मैंने लिखा यहाँ पर इफ वी पुट है, अगर हम पुट कर देते हैं क्या, टी इक्वल टू 2 टीवी, टी इक्वल टू 2 टीवी और सी इक्वल टू 2 सीवी, तो देखो टी में रखो, टी में रखो 2 टीवी, तो हमने यहाँ रखा 2 टीवी अपॉन 2 सीवी अंडर रूट इक्वल टू टीवी अपॉन सीवी, टीवी अपॉन सीवी, और यहाँ लगा दिया अंडर रूट। तो एक बार सोचो ना, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया ना टीवी अपॉन सीवी। ये वैल्यू केवल और केवल जो है फर्स्ट को सेटिस्फाइड ही करेगी, बाकी आप कुछ भी रख के देख लेंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं बनेगी। कब बनेगी, जब हम टी इक्वल टू 2 टीवी और सी इक्वल टू 2 सीवी रखेंगे तभी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, नो प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।